स्ट्रिंग टाइम एंड कम्प्लेक्सिटी को डिस्कस भी किया था डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ। स्ट्रिंग को देखा, हैश को देखा, लास्ट वीक हमने स्टैक और क्यू को देखा, और फिर उसके हर टॉपिक के रेलेवेंट हमने लीड को प्रॉब्लम सॉल्व की। इस वीक में ना हम एक एल्गोरिथम टेक्निक देखेंगे, और वो टेक्निक बेसिकली टू पॉइंटर्स है, और हम ये भी चेक करेंगे कि उससे हमारे पास बेसिकली जो हमारी प्रॉब्लम है वो एन स्केयर से एन लॉग एन या फिर एन में कैसे ऑप्टिमाइज हो सकती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, वो भी हम एक दफा अगेन डिस्कस कर लेंगे आज। कौन से हमने सॉल्व किया, कौन से बाकी रहती है। हमने अब तक जो एक लीनियर टाइम सॉल्यूशन में देखा है, और ब्रूट फोर्स जिसमें हम आर पॉसिबल सॉल्यूशन लगाते हैं, नेस्टेड लूप लगाते हैं। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं। आज हम एक न्यू अप्रोच शुरू करने जा रहे हैं, टू पॉइंट्स। लेकिन इससे पहले हम डिफरेंट अप्रोचेस का एक दफा ओवरव्यू लेंगे, और फिर टू पॉइंट्स की टेक्निक पे आएंगे, और उसके बाद हम लीड को प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस देखते हैं। सबसे पहले हम एक इंक्रीमेंटल अप्रोच होते हैं, जिसे हम या तो सिंगल लूप या नेस्टेड लूप कह रहे होते हैं, वन बाय वन वो चल रहा होता है। सिंगल लूप जो बेसिकली होता है वो लीनियर टाइम में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। लेकिन जो नेस्टेड लूप होता है वो बेसिकली बार बार हम दो लूप्स लगा रहे होते हैं, जिसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच भी कहते हैं। हम सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक कर रहे होते हैं। इसमें बेसिकली नेस्टेड में आपकी ना कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल में चली जाती है। ये हमने नेस्टेड लूप और सिंगल लूप दोनों में हमने इसके थ्रू डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व की। लेकिन ये डिफरेंट एक अप्रोच नहीं है। जैसे डेटा स्ट्रक्चर आपको पता है, हम डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग होता है, आप डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करें। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग वो डाटा स्ट्रक्चर जैसे स्टैक, क्यू, हैश टेबल, ये दोबारा लिखी गई है, इनसे भी हो सकती है। हमने ये भी देखा है कि हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्यों बनाई थी, और हमने इसके थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व भी किया है। तो बेसिकली ये डेटा स्ट्रक्चर्स तो हैं, लेकिन इनके थ्रू भी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, और हमने की भी है। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट आज अप्रोच देखने जा रहे हैं वो टू पॉइंट्स के थ्रू देखेंगे, और अपकमिंग वीक्स में हम ये भी देखेंगे कि बाइनरी सर्च के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। टू पॉइंटर्स जब हम बेसिकली लगाते हैं तो ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन में कर देती है, और बाइनरी सर्च में log ऑफ एन हो जाती है। अगर हम एक दफा ओवरव्यू लें जो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज देखी थी। हमने यहाँ पे देखा था कि हमने एन टाइम में भी अपने सॉल्यूशंस लेके आए हैं, लेकिन हम टू पॉइंट्स लगाएंगे। हम ये देखेंगे जो एन स्केयर का सॉल्यूशन है वो बेसिकली एन में कैसे आ सकता है। हमने इसके भी सॉल्यूशंस देखे हैं। एन दो के हमने अभी तक नहीं लिखे, और बाइनरी सर्च के हम आगे देखेंगे सॉल्यूशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम एंड स्पेस, और ये उनकी डिफरेंट टाइप्स है। आज हम बेसिकली टू पॉइंट्स को इसलिए यूज करने जा रहे हैं कि अगर हमारी किसी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्केल में है, तो हम उसे एन लॉग एन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर लीनियर टाइम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों हम लेक्चर करने के बाद प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, और देखेंगे कैसे कन्वर्ट होती है। हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, टू पॉइंटर्स में ना डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट टाइप्स होती हैं टू पॉइंटर्स की। अच्छा, टू पॉइंटर बेसिकली हम टाइप्स बाद में एक दफा अगेन इसको डिस्कस कर देते हैं। ये भी बेसिकली जिसका डिफरेंट एल्गोरिथम अप्रोच है, जैसे मैंने ब्रूट फोर्स का बताया, ये भी एक अप्रोच है। लेकिन इससे यह होता है आपका सोल्यूशन ऑप्टिमाइज हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम ऐसे होती है जिनके अनस्केल में होता है, हम इसकी टू पॉइंटर्स की अप्रोच की हेल्प से उसको स्केल से एंड में लेके आ सकते हैं। बेसिकली हम इसमें दो इंडिसेस यूज कर रहे हैं, जैसे हम पॉइंटर्स पे कह रहे होते हैं दो पोजीशंस होती हैं। अगर जितनी भी हमारी इंटायर इनपुट कह रहे होती है उसके ऊपर हम रन कर रहे होते हैं, इससे क्या होता है हमारे ऑपरेशंस कम हो जाते हैं, और जब हमारे ऑपरेशंस कम होते हैं तो इससे हमारी डेफिनेटली कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है। अब हम देखेंगे ये किस तरह की पॉइंटर इंडेक्सेस हो सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सर्चिंग पेयर्स की सॉर्टेड एरे, आपने दो पेयर करना है तो हम दो पॉइंटर स्टार्ट कर लेंगे। बेसिकली ये एरे सॉर्टेड होनी चाहिए।
हम दो पॉइंटर लगा लेंगे और दो पोजीशंस मींस दो इंडेक्सेस रन करवाएंगे, वो डिपेंड करेगा हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और कितने नंबर ऑफ टाइम उसको मूव कर रहे हैं। या तो ये हो सकता है हमने एक पेयर फाइंड करना है जिसमें वो क्लोजेस्ट टू एक्स मींस आप ये भी कह सकते हो उसका सम है ना वो टारगेट के इक्वल है। तो बेसिकली इसमें भी हम टू पॉइंटर्स के ऊपर अप्रोच लगा सकते हैं। टू पॉइंटर्स किस टाइप के हो सकते हैं ये भी हम देख लेते हैं। एक पॉइंटर ये होता है, एक पॉइंटर स्लो मूव कर रहा होता है फास्ट मीन्स एक पॉइंटर जस्ट वन का स्टेप ले रहा होता है और एक टू का ले रहा होता है। जैसे दोनों ने जीरो पे इंडेक्स पे स्टार्ट किया, एक ने वन का स्टेप लिया और एक ने यहाँ पे जीरो इंडेक्स था, एक ने वन का स्टेप लिया और यहाँ पे आया और एक ने टू का लेके यहाँ पे आ गया। तो ये बेसिकली स्लो और फास्ट होते हैं लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं फॉरवर्ड की तरह। तो बेसिकली ये एक पॉइंटर्स की टाइप होती है। ये मोस्टली ना लिंक लिस्ट में यूज होती है, वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जैसे स्टैक व्यू बाकी है। लेकिन हमने लिंक लिस्ट को भी देखा नहीं है, लेकिन हम अब कभी क्लासेस में देखेंगे। तो इससे हम टू पॉइंटर्स को पहले डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें वो भी लिंक लिस्ट में यूज होती है स्लो और फास्ट पॉइंटर। ये बेसिकली उसकी एप्लीकेशन है। ये जब हम उसमें जाएंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी कि स्लो और फास्ट का क्या डिफरेंस है। लेकिन जो बाकी दो टाइप्स है ना वो हम इसी वीक में उनको देखेंगे। अच्छा, अब इस टाइप में क्या था कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं लेकिन स्पीड डिफरेंट होती है। कोई एक स्टेप ले रहा होता है, कोई दो स्टेप ले रहा होता है। अब हम अगर नेक्स्ट पॉइंटर देखें, एक और जो टाइप है, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, मूव ये भी सेम डायरेक्शन में कर रहा होता है लेकिन ये एरो जो है डायरेक्शन बता दिया। अब दो एरे हैं लेकिन टू डिफरेंट एरे में रन हो रहा है और दोनों ये वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रहा है। इसमें भी वन पॉइंट स्टेप ही ले रहा है और उसमें भी। तो बेसिकली जब ये दोनों वन स्टेप ले रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये सिमिलर स्पीड से जा रहे थे। अब इसके एप्लीकेशन ये भी हो सकते हैं जैसे मैंने एक ही एरे में लगा रही हूँ, हम दो नहीं ले रहे। एक को मैं जीरो इंडेक्स से स्टार्ट कर रही हूँ और एक वन को, मैं दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर कर रही हूँ। ये हमारा जीरो इंडेक्स कंसिडर कर लेते हैं, ये वन। तो अब मैं दोनों को, एक पॉइंटर को मैं लेफ्ट कह लेती हूँ, एक को मैं लेफ्ट वन हो जाता है, या इसको राइट कर लें, पॉइंटर टू कह लें। अब जब ये दोनों पॉइंटर चलते हैं तो बेसिकली क्या होता है, एक जीरो से स्टार्ट हो एक वन से, दोनों ने वन बाय वन आगे जाना है लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर हो रहा है। जीरो वन लोकेशन में चेक कर रहे हैं कि आगे वैल्यू सेम है या नहीं, और वन बाय वन हम दोनों को मूव कर देंगे। अब वन वाला टू पे चला जाएगा और जो टू जीरो वाला इंडेक्स वाला वो वन पे आ जाएगा। ये जीरो इंडेक्स पे, ये वन पे। अगर एक पी पॉइंटर जहाँ पे है पी वन और यहाँ पे पी टू है, अगर हमने दो पॉइंट लगाए हैं, हम कुछ ऐसी लॉजिक लगा रहे हैं कि हमें दोनों को वन बाय वन वन डायरेक्शन में मूव करना है और हम इन दोनों को कंपेयर करें। तो हम जब जीरो वन को करेंगे, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं हमारी जो इनिशियल वैल्यू है उसकी नेक्स्ट सेम आनी चाहिए। अब जीरो और वन की दोनों की वैल्यू सेम नहीं आई तो हम क्या करेंगे, वन को एक इंडेक्स आगे मूव कर देंगे टू को, और जीरो वाला पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बेसिकली एक एरे पे भी लग सकता है, दो पे भी लग सकता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन स्टेप दोनों वन वन लेंगे और डायरेक्शन इनकी इसकी सेम होगी। पिछले में हमने देखा था एक की स्पीड ज्यादा होगी लेकिन इसमें स्पीड कम होगी। और इसको भी हम अप्रोच को देखेंगे, पॉइंटर्स की टाइप है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं लेकिन हमारी प्रॉब्लम है ये डिपेंड करेगा। एक और अप्रोच है, उसमें ये होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। एक पॉइंटर आपने लेफ्ट साइड से शुरू किया यहाँ से और एक आपने राइट में शुरू किया, स्पीड दोनों वन वन ले रहे हैं आगे मूव कर रहे हैं। तो ये बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। एक आपकी एरे के लेट्स सपोज हम कह लें एंड से चल रहा है और एक स्टार्ट से। जो स्टार्ट की लोकेशन है बेसिकली वो लेफ्ट इंडेक्स है ये वाली, और जो एंडिंग लोकेशन है वो बेसिकली हमारे पास राइट, हम उसे कह लेते हैं। तो ये नाम लेफ्ट राइट है, आप कुछ भी दे सकते हो, हम एल भी कहेंगे और राइट भी वेरिएबल बना के। देखिए ये एक और पॉइंटर्स की टाइप है। सो ये तीन डिफरेंट वे से हम पॉइंटर्स को यूज कर रहे होते हैं। और बेसिकली जो स्लो और फास्ट का हमने देखा वो बेसिकली ज्यादातर ना उसमें यूज हो रहा होता है लिंक लिस्ट में, और ये बाकी नॉर्मल हम यूज कर रहे होते हैं। और ये हम आज कुछ भी प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये कैसे यूज हो रहा है। तो स्टिल जहाँ तक किसी को कोई टाइप ना समझ आई हो या कोई तो वो क्वेश्चन है या इस टॉपिक से रेलेवेंट वो पूछ सकते हैं। मैम पॉइंटर्स का मतलब क्या है?
पॉइंटर बेसिकली दो, हम इंडिसेस को आप कह लें, दो पोजीशंस को कह लें, किसी चीज को स्पेसिफिक लोकेशन को वो पॉइंट कर रहे होते हैं तो हम दो पॉइंटर्स कह देते हैं। मतलब मीन्स के मैम इसमें हम अगर कोई कोड रन करवा रहे हैं तो उसमें दो वेरिएबल्स को हम एक को P1 और एक को P2 कहेंगे, मतलब वो पॉइंटर्स होंगे। हाँ, वन बाय वन मूव कर रहे होंगे। जैसे हम इसको P1 का तो ये जीरो इंडेक्स पे, ये इस साइड से मूव करेगा और ये राइट पे। बेसिकली वो दो पोजीशंस होनी है जो वन बाय वन मूव कर रही होती है। मतलब इनको हम एक वेरिएबल के तौर पर नहीं ले सकते, ये जस्ट जो पॉइंटर्स हैं मतलब उसकी पोजीशन शो कर रहे होते हैं। नहीं नहीं, वेरिएबल भी बना सकते हो। अब हमने एक पॉइंटर लाइक लेफ्ट कह दिया, नहीं आप वेरिएबल बना सकते हो और एक इंक्रीमेंट, जैसे मैंने लेफ्ट पॉइंटर को कहा कि ये जीरो इंडेक्स पे है, ठीक है, और लूप मैंने चला दी, लूप तो चल रहा होगा। अब दूसरा पॉइंटर मैंने राइट इंडेक्स पे कह दिया और उसमें मैंने इनिशियली ना, इसकी लेंथ कितनी है, लेट्स सपोज इसकी लेंथ 5 है, तो मैंने राइट पॉइंटर को कह दिया 5। अब ये वाला पॉइंटर आगे जा रहा है तो ये इंक्रीमेंट होता जाएगा इस पॉइंटर में 1, तो 1 जब पोजीशन होगी तो इसका मतलब ये 1 इंडेक्स को डिनोट कर होगा। और ये वाला पॉइंटर क्या हो होगा, ये एक वेरिएबल है जिसमें मैंने एक इसकी पोजीशन बता दी है कि इस टाइम ये 5 लेंथ की जो लोकेशन है टोटल वहां पे मीन्स लास्ट इंडेक्स पे है। तो जब अब मैंने इसको अपोजिट में और इसने इस साइड आना है तो इसको एक डिक्रीमेंट करना पड़ेगा 5 से इस साइड आने के लिए। और ये जो पॉइंटर है ये इंक्रीमेंट होगा, ये इस साइड जा रहा है, ये 0 से 1 आएगा फिर 2। अंडरस्टैंड हुआ आपको? मैम आपको क्लियर है तो आप बता दें, तो और किसी का भी क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें। जी मैम क्लियर। ओके, अगर सबको क्लियर है तो हम आज, अच्छा इसमें कोई स्पेसिफिक ये अप्रोच है, ये बेसिकली कोई डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें हम कोई इम्प्लीमेंटेशन देके हम डायरेक्ट आज लीड कोड के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। और हमने, याद हो हमने ना टू सम की एक प्रॉब्लम की थी, किसी को याद है? हमने इनिशियली उसको ब्रू फोर्स लगाई थी, ये वाली क्वेश्चन क्या था? अच्छा, अब ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं लेकिन हमने ना इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच के थ्रू किया था। आज हम इसको ना टू पॉइंटर्स के थ्रू करेंगे। प्रॉब्लम वही है, इससे हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अच्छा, कोई इस क्वेश्चन को रीड करें। कोई भी इस क्वेश्चन को रीड कर दे, आपको कुछ भी समझ आती है आप एक्सप्लेन कर दें। मैम अगर इस कोई गलत, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हमें एक अरे दी गई है जिसका नाम है नम्स और एक टारगेट है। तो हमने अपनी अरे जो नम्स है उसमें से कोई भी जो दो नंबर्स हैं वो फाइंड करने जो कि टारगेट के इक्वल हो, तो उसको रिटर्न करवाना है। वो दो जो नंबर्स हैं उनको रिटर्न करवाना अच्छा ठीक है, दो नंबर्स बाकी आपने सीख ली, है। लेकिन एक आपने नंबर इंडेक्सेस के ऑफ द टू नंबर। रिटर्न करवाने हैं जी। मैम एक यहाँ है, पर जो इंडेक्सेस हैं वो पॉइंटर्स होंगे। अच्छा पॉइंटर बेसिकली हम किसे कह रहे हैं, इंडिसेस पे पॉइंटर हो सकते हैं, हम उनको पॉइंट करे होते हैं। लेकिन अब ये डिपेंड करता है हम किसको कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम इंडिसेस को ही पॉइंट कर रहे होंगे। पॉइंटर मीन्स किसी भी चीज को वो पॉइंट कर रहे हैं, चाहे वो इंडिसेस को हम ले रहे हो चाहे जिस मर्जी को ले रहे हो, डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पे। लेकिन इस क्वेश्चन में वो इंडिसेस नहीं होंगे, आप समझ रहे हो, वो दो लोकेशन है। एक एरे के अंदर हम जब लूप चलाते हैं तो वो एक वैल्यू को कर रहा होता है ना पॉइंट, लेकिन टू पॉइंट्स का मतलब वहाँ दो कोई ना कोई पॉइंटर्स चल होंगे, मीन्स वो टू डिफरेंट लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे, तो बेसिकली टू पॉइंटर्स हम इसलिए यूज करते हैं। अच्छा मैम हमारे, हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंटर्स होते हैं इट इज ओनली अ टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जी ये टेक्निक है बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स है और हमारे पास एक टारगेट गिवन है, ठीक है।
हमने ऐसी वैल्यू को जो दो वैल्यू हमारी एरे के अंदर से टारगेट उनका अगर हम सम करें तो टारगेट वैल्यू के इक्वल आ जाए, तो हमने उन दो वैल्यू का इंडेक्सेस को रिटर्न करवा देना, मीन्स उनकी पोजीशन पर। अब हमने ये बताना है कि हर इनपुट के अंदर ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी दो वैल्यू आई ही ना जो टारगेट के इक्वल ना आ रही हो। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, एक बात ये है कि यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। हम अपना इटसेल्फ का एलिमेंट को दोबारा नहीं यूज, जैसे हमारे पास 4 आ गया तो हम ये नहीं कर सकते 2 को 2 के साथ ऐड करवा के इटसेल्फ के साथ हम 4 करके, और हम देखें अब उस केस में तो सिर्फ एक इंडेक्स होगा, तो हम दो दफा वो 0 0 इंडेक्स नहीं रिटर्न कर सकते। तो ये वाला काम हमने नहीं करना। और एक और चीज, जब हमने एक दफा इस अप्रोच को किया था, किसी ने ये भी कहा था कि ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये किसी पर्सन ने उस वक्त क्वेश्चन किया था, और हम बाकी आज इसे ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं। उस वक्त हमने 2 पॉइंटर्स की अप्रोच नहीं देखी थी, तो इस वजह से हम स्टार्ट में थे तो हमने ये वाली अप्रोच डिस्कस की थी। अब हम एक दफा एग्जांपल्स पे देख लेते हैं। हमारे पास एक नाम्स है और एक एरे है जिसमें इंटीजर्स वैल्यूज होंगी और टारगेट 9 है। अब हमने वर्कआउट करना है, हमने देखना है कौन सी दो वैल्यू टारगेट के इक्वल आ रही है। अगर हम एक पोजीशन, एक जो हमारे पास पॉइंटर्स है उसको हम एरे के स्टार्ट में रख लेते हैं लेफ्ट, और दूसरा पॉइंटर है हम उसको राइट में कर देते हैं। अब हमने ये देखना है कि जो हमारा पॉइंटर है क्या उसका जो सम है, कोई भी दो पॉइंटर्स इस लोकेशन का पॉइंटर, राइट हमारे पास एरे के लास्ट पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट हमारे इनिशियल। हमें देखना है ऐसे उन पॉइंटर्स की अगर लोकेशन का सम टारगेट इक्वल आता है तो हमने ना उसकी इंडिसेस को रिटर्न करवा दें। अब हमने देखा कि हमारे पास क्या 2 और 15, अगर हम इन दोनों को सम करें ये तो टारगेट इक्वल नहीं आ रहा, लेकिन अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने किस टाइम हमने लेफ्ट को मूव, पॉइंटर को मूव करवाना है और किस टाइम हमने राइट को मूव करवाना है। तो इस केस में हमने ये देखना है, अगर हमारे पास तो इन दोनों वैल्यू का सम लेफ्ट और पॉइंटर राइट पे जो वैल्यू है उन दोनों का सम अगर टारगेट से ग्रेटर आ गया तो इसका मतलब हमें छोटी वैल्यू चाहिए। तो छोटी वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब हम राइट से इसकी तरफ मूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में ना वैल्यू ग्रेटर। अब कैसे है, इस क्वेश्चन में बेसिकली एरे सॉर्टेड नहीं होगी, इस पास क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए नहीं है, लेकिन हम इसको सॉर्ट करेंगे। तो हम सॉर्ट तो करेंगे, लेट्स सपोज हम ये ऑटोमेटिकली ही सॉर्टेड है, लेकिन नेक्स्ट केस में हम सॉर्ट करेंगे। अब ये ऑटोमेटिकली सॉर्टेड है तो इट्स मीन कि जो यहाँ से वैल्यू बढ़ती जा रही है और इस साइड से हम वैल्यू इस अगर डायरेक्शन में मूव करती है तो छोटी होती जा रही है। अब अगर आप देखिए 2 प्लस 15 है वो 17 हो गया, टारगेट से बड़ा है। अगर मैं इस पॉइंटर को मजीद मूव करूंगी तो इसका मतलब ये तो वैल्यू 7 प्लस 15 और बड़ी हो जाएगी। तो इस केस में मुझे अपना जो पॉइंटर को है, अगर मेरा टारगेट से वैल्यू बड़ी आ जाती है तो मैंने राइट पॉइंटर को मूव करना है, क्योंकि राइट से पीछे वैल्यू मजीद छोटी होंगी। तो मैं राइट पॉइंटर को कहाँ ले आऊंगी, यहाँ। और अगर वैल्यू टारगेट से छोटी आ रही है तो उस केस में हमने लेफ्ट पॉइंटर को, ओके राइट पॉइंटर को एक डिक्रीमेंट कर देना। अब ये यहाँ पे तो उसमें -1 करेंगे तो ये इस साइड पे आ जाएगा, बैकवर्ड की तरफ जब भी आएगा तो डिक्रीमेंट होगा। अब अगर वैल्यू, अब हम देखें तो 2 प्लस 11, ये दोनों वैल्यू स्टिल जो है टारगेट की बड़ी है, 13 समा रहा है, तो हमने फिर राइट को डिक्रीमेंट कर दिया राइट पॉइंटर को। अब देखें 7 प्लस 2 जो है वो 9 के टारगेट की वैल्यू दे रहे हैं, तो हमने लेफ्ट इसके इंडिसेस को शो कर रहा है, राइट इसके, तो हमने इस क्वेश्चन में तो सॉर्टेड है, लेकिन जब हम सॉर्टेड करेंगे तो हमारी जो इंडिसेस है वो चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली हमने ओरिजिनल की इंडिसेस फाइंड करनी है, तो उस केस में ना हम कोड एक दोबारा से लिखेंगे, ओरिजिनल पे लगाएंगे और एक्चुअल में उनके इंडेक्सेस फाइंड करेंगे। ये जो इंडेक्सेस है ना यहाँ पे तो सॉर्टेड है, लेकिन जब हम सॉर्टेड कर देंगे ना तो एक न्यू एरे बन जाएगी, तो उसमें इंडेक्सेस चेंज हो जाते हैं। लेकिन हमने उसके चेंज जो हो चुके हैं ना उसके इंडेक्सेस रिटर्न नहीं करने, हमने ओरिजिनल एरे की, तो हम उसके लिए अलग से कोड लिख के वो हम देखेंगे।
लेकिन बेसिक पर्पज है कि आपको ना पॉइंटर्स के जस्ट अप्रोच क्लियर हो जाए। अगर हम ये काम करते हैं, इसमें तो ये था कि ना राइट हम देख रहे डिक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि ना सारी वैल्यू बड़ी आ रही थी जब हम टारगेट को सम कर रहे थे। लेकिन हम एक ऐसा कर लेते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और उसमें हम देखते हैं क्या हमारा टारगेट की जो उससे वैल्यू छोटी भी आ रही है कि नहीं। इसमें तो हमेशा बड़ी आ रही थी, तो इस वजह से राइट का पॉइंटर डिक्रीमेंट होता रहा। अगर हम अगले क्वेश्चन को देखो, हमने इसको सॉर्ट करना है। सबसे पहले हमने सॉर्ट किया। अब आप देखिएगा, अब इंडेक्सेस चेंज हो गए हैं। यहाँ पे 2 का इंडेक्सेस 1 था, यहाँ पे इसका इंडेक्सेस 0 आ गया है। अब हम वर्क किसी भी करेंगे सॉर्टेड पे, बाद में फाइंड करेंगे कि ओरिजिनल से उनकी इंडेक्सेस हमने कैसे रिटर्न करवाना। अगर आप देखें यहाँ पे हमारा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे है, ये हम अपोजिट डायरेक्शन वाला पॉइंटर्स यूज कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा था ये दोनों अपोजिट, ये इस साइड आएगा और ये आगे की तरफ जाएगा। अब टारगेट 6 लेके आना है, तो लेफ्ट पॉइंटर हमारा जो है वो यहाँ पे है। अब हम देखते हैं क्या जो 2 + 4 है, क्या इसका जो हमारे पास सम है वो टारगेट के इक्वल आ रहा है। तो हाँ, हमारे पास आ रहा है। तो अब तो ये यहाँ पे तो ये 0 इंडेक्स पे है, यहाँ पे ये 4 पे है, ये 2 इंडेक्स पे है। लेकिन ओरिजिनल में हम देखें, ये 0 इंडेक्स, ये सॉरी 1 पे है और ये 2 पे है। तो हमने इसके डायरेक्ट एल और आर बेसिकल इंडेक्सेस को शो करे, लेकिन हम डायरेक्ट इनको रिटर्न नहीं करवा सकते क्योंकि हमने एरे सॉर्टेड कर दिए और जो हमारे इंडेक्सेस की लोकेशन है वो चेंज हो चुकी है। हम यहाँ से ये तो फाइंड कर लेंगे कि हमारे पास वैल्यूज कौन सी आ रही है, 2 और 4। फिर हम 2 और 4 के थ्रू इनका इंडेक्सेस फाइंड करेंगे, ओरिजिनल एरे के अंदर इनका इंडेक्सेस क्या था। यहाँ पे इसका 1 था, 2 और फिर हम रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पे भी ये सॉर्टेड था तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, हमारा इंक्रीमेंट हुआ। हम कोई ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा 2, हम अपना टारगेट 7 रख देते हैं। अब हम अब अरे यही आप सपोज कर लें टारगेट जो है ना हमारा 7 हो गया। हमारा लेफ्ट तो जो था वो यहाँ पे था और राइट ना यहाँ पे था। अब आप देखिए 2 + 4 टारगेट इक्वल नहीं आ रहा, ये जो है टारगेट से छोटा है। अब मैं राइट के पॉइंटर को डिक्रीमेंट नहीं कर सकती, राइट को अगर करूंगी तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, टारगेट और छोटा हो जाएगा। हमने देखा है कि लेफ्ट से जो वैल्यू आगे की तरफ है वो बढ़ती जा रही है। तो मैंने लेफ्ट को एक, क्योंकि टारगेट से छोटी वैल्यू आ गई तो मैंने लेफ्ट को एक पॉइंटर आगे मूव कर देंगे। अब हम देखेंगे 3 + 4 अब हमारे पास से टारगेट के इक्वल आ गया है। तो यूं आपको समझ आई होगी कि हम जो बेसिकली जब टारगेट से बड़ी वैल्यू आएगी तो हमने राइट पॉइंटर को डिक्रीमेंट करवाना है, और अगर टारगेट से वैल्यू हमारी छोटी आएगी तो हम लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवाएंगे। ये बेसिकली टू पॉइंटर्स ही हैं, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। लेफ्ट से ये फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा होता है और ये बैकवर्ड की तरफ। तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स देखे थे और हमने ये आज ये क्वेश्चन जिस टाइप से रिलेवेंट है वो बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन से रिलेवेंट है। यहाँ तक ये 2 एग्जाम्पल्स ही। अगर हम ये आपको समझ आ जा हो गया होगा कि हम इंडिसेस का भी कोड लिखेंगे, क्योंकि हम एरे को खुद सॉर्टेड कर रहे हैं तो उनकी लोकेशन सॉर्टेड एरे में चेंज हो जाती है। लेकिन हमें इंडिसेस रिटर्न करना है तो हमें ओरिजिनल वाले का करना है। अगर हमें वैल्यू वो सिर्फ जस्ट रिटर्न कर देंगे तो हमें वो वापस दोबारा इंडिसेस में फाइंड करने पड़ेंगे। ये हम कोड के अंदर करेंगे अभी थोड़ी देर तक। ये कोड देख लेते हैं। जो हमारे पास टारगेट है वो 6 के 3 आ रहा है, तो लेफ्ट यहाँ पे है और राइट हमारे पास 4। ये दो ही वैल्यू थी, डायरेक्ट इन दोनों का अगर हम सम करें तो डायरेक्ट टारगेट इक्वल आ गया तो ये आ जाएगा। इसको हम कोड में देखते हैं। यहाँ तक एग्जांपल्स में अगर किसी को कोई इशू है तो बता दें, नहीं है तो हम फिर इसके कोड की तरफ मूव कर सकते हैं। मैम एग्जाम्पल की समझ आ गई है लेकिन पॉइंटर्स की समझ नहीं आई। अच्छा पॉइंटर्स, अच्छा मैं राइट करती हूँ तो फिर आपको भी स्टिल ना समझ आई तो आप दोबारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। पॉइंटर्स बेसिकली ना मैं इनकी इंडेक्सेस को शो करवा दूँ, एक स्टार्ट का है एक लास्ट का। लेट्स को हम यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, अब ना एक मैंने काम बताया था, जो पॉइंटर्स है ना यहाँ पे इंटीजर में, ये इंटीजर्स में ये अब सॉर्टेड एरे होने चाहिए। हमने इंक्रीमेंट देखना है हमारा टारगेट। इस केस में ना हम सॉर्टेड
का बिल्ट इन फंक्शन यूज करके ना अपनी एरे को सॉर्टेड कर लेंगे। अब मैम मैंने जो ऑलरेडी सॉर्टेड होंगी उनके लिए भी फंक्शन यूज करना पड़ेगा? जो अगर हम वो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें ये फंक्शन ही यूज, अगर एरे यहाँ पे अगर ये एरे ऑलरेडी सॉर्टेड आते तो हमें ये बिल्कुल भी फंक्शन नहीं यूज करना पड़ता, क्योंकि जो सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो एन log n है, वो भी हम देखेंगे वो कैसे होती है। तो उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी टू क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। ये इसलिए मैंने एन log n लिखा है, ये हम देखेंगे ये कैसे आया है, ये सॉर्टेड की वजह से आ रहा है। अगर आप ऐसे टू क्वांटिटीज की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ओ ऑफ n होती है, लेकिन जब हम सॉर्टिंग की भी प्लस करें तो सॉर्टिंग की log ऑफ n log n होती है, तो n log n प्लस o ऑफ n तो डेफिनेटली ये बड़ी है तो ये आएगी। तो इस वजह से अगर एरे छोटी है तो हमने तो बिल्कुल फंक्शन यूज ही नहीं करना, तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो लिनियर में आएगी। तो हम आज दो डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, एक में हमारे पास एरे सॉर्टेड नहीं है और एक में एरे सॉर्टेड है, तो हम आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब मैंने एक नम सॉर्टेड एक न्यू एरे बना ली। अच्छा, जो पाइथन के अंदर ना दो फंक्शन है, एक सोर्ट के नाम से है और एक sorted है। दोनों में ना एक डिफरेंस है, किसी को पता है, कोई बताना चाहेगा सोर्ट और sorted क्या डिफरेंस है? मैम आई थिंक सॉर्ट जो है वो स्ट्रिंग के अंदर यूज होता है और सॉर्टेड है वो लिस्ट के अंदर यूज होता है। अच्छा, किसी और को पता है? अच्छा, मैं डिफरेंस क्या कर रही हूँ, इसका डिफरेंस ये है जो ना, अब मैं नम स्टार्ट अगर सोर्ट का फंक्शन नम्स पे लगाती हूँ, ये भी सॉर्ट कर रहा है, दोनों कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ये ओरिजिनल एरे में ही सॉर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ sorted जो फंक्शन है उसके लिए हमें अलग से न्यू एरे बनानी पड़ती है, ओरिजिनल के अंदर चेंजेस नहीं करता। और आज जो हमारी नीड है वो हमें sorted की नीड है। हम अगर हम ओरिजिनल में चेंज कर देंगे तो वापस हमें अगर इंडेक्सेस फाइंड करने पड़ेंगे तो हम वापस हमारे इंडेक्सेस खत्म हो जाएंगे ओरिजिनल वाले। तो हम आज सोर्ट का फंक्शन यूज ही नहीं कर सकते, हमें कौन सा यूज करना है, sorted। जब हम वापस इंडेक्सेस हमें ओरिजिनल वाले के फाइंड करने होंगे तो हमें वापस आना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, तो ये हमें कॉन्टेक्स्ट में डिपेंड करता है कि हमने सॉर्टेड यूज मैम करना है या दोबारा बताइएगा सॉर्ट और सॉर्टेड में क्या फर्क है? अच्छा, अब मैं ना अगर नम स्टार्ट सॉर्ट करती हूँ ना, ये बेसिकली क्या करेगा, ये इसी एरे के अंदर ही सॉर्ट कर देगा। टू को इधर ले आएगा, थ्री को इधर, फोर, आपको समझ आई, इसी ओरिजिनल एरे के अंदर ही टू थ्री जी फोर मैम। करेगा। लेकिन अगर मैं सॉर्टेड का फंक्शन लगाती हूँ तो देखिए इसको हमें एक अलग से एरे के अंदर, न्यू एरे के अंदर स्टोर करवाना पड़ा है, तो ये उसी एरे के अंदर नहीं करता, ये एक न्यू हमें क्रिएट करनी पड़ती है, तो ये दोनों में डिफरेंस मतलब मैम कि न्यू वेरिएबल एक बन जाता है उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, इस तरह भी हम कह सकते हैं। है। न्यू एरे बन जाती है, वेरिएबल सॉर्टेड में मल्टीपल वैल्यूज होती है ना, तो न्यू एरे हमें बनानी पड़ती है। न्यू एरे में चेंजेस करता है, ये ओरिजिनल में कर देता है। लेकिन आज हमने देखना है कि हमें इंडिसेस चाहिए होंगे, तो वो हमें ओरिजिनल एरे चाहिए होगी, तो हम ओरिजिनल में आज सॉर्ट नहीं कर सकते, हमें एक डुप्लीकेट बनानी, एक न्यू एरे बनानी है जिसमें हम सॉर्टेड एरे का वो एक सेव करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं नम्स डॉट एस बना रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं बना रही, मैं नम स्टार जो है ना ये हमारे पास ओरिजिनल आ रही है, ये देखिए, और मैं डायरेक्ट इसी के अंदर सॉर्ट कर रही हूँ इसका रिजल्ट। यहाँ पे इसका रिजल्ट मैं एक डिफरेंट एरे के अंदर स्टोर कर रही हूँ, नम एस जो मैंने खुद से बनाई है, इसको आप नाम सॉर्ट भी कह दें, कुछ भी नाम दे दें, मैंने नाम एस का दे दिया, नम्स और फिर एस। अच्छा, यहाँ तक हम ये यूज करेंगे, इसकी हमारी नीड नहीं है, जस्ट डिफरेंस क्लियर करवाने के लिए मैंने आपको बताया। अब हमने सॉर्टेड कर ली, अब हमारे एरर तो जो न्यू नम एस है वो सॉर्टेड है, अब हम सॉर्टेड एरर को यूज करेंगे। और मैंने दो पॉइंट्स लगाने, एक हमारा लेफ्ट होगा वो हमारा हमने देखा था स्टार्ट के इंडेक्स पे होगा, हम उसे जीरो से इनिशियलाइज करवा देंगे। तो जो राइट का होगा वो हमारा पॉइंटर जहाँ पे एरे एंड हो रही है वहां से स्टार्ट होगा। एरे का एंड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ नम एस करके हम नम एस कर देते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं, और हमने ये देखा था इनमें से जीरो से स्टार्ट होते हैं तो हमें -1 करना पड़ता है। इस राइट का मतलब ये पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा और लेफ्ट वाला पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा।
अब हमने तब तक ये लूप चलाना है जब तक हमारे जो दोनों फंक्शन हैं, अच्छा हमने तो अब इंप्लीमेंट तो करवाना है, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारा जो पॉइंटर्स हैं वो कब तक वर्क करना छोड़ देंगे, स्टॉप कब करेंगे। इसके लिए अच्छा, जैसे हमने फॉर लूप देखा था, वाइल लूप ये एक लूप की टाइप है, ये कंडीशन बेस्ड होता है स्पेसिफिकली। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन देखें कि हम ना इसको कब स्टॉप करें और पॉइंटर्स कब तक ये लूप चलता रहे। वैसे तो जो फॉर लूप में ये होता था कि हम ना उसको एक रेंज से देते कि उस तक चलता रहेगा। ये कंडीशन बेस है, जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये चलता रहेगा, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये खत्म कर देगी। मैं ये कहूंगी, हमने देखा था हम सेल्फ को ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट पॉइंटर है वो राइट से लेस देन होना चाहिए, कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। जब तक ये लेफ्ट लेस देन है लेफ्ट पॉइंटर जो है राइट से, तो ये चलता रहेगा। अब हम देखते हैं, अब हमने ना दो चीजें पढ़ी थी। अगर नाउन सॉर्टेड के अंदर जो वैल्यू है लेफ्ट की, लेफ्ट का मतलब इस टाइम जीरो है, तो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है अगर हम उसको सम करें सॉर्टेड के अंदर राइट इंडेक्स के साथ, अगर राइट इंडेक्स राइट पॉइंटर जहाँ पे इस टाइम पॉइंट कर रहा है 15 को, तो अगर हमें उसकी वैल्यू सेट करनी है तो नाम सॉर्ट डॉट आर देते हैं। हमने देखा अगर ये ग्रेटर देन टारगेट से आ जाता है, हमने क्या करना है, हमने देखा था कि हम राइट पॉइंटर को डिक्रीमेंट करेंगे। इन केस अगर ये इन दोनों का सम टारगेट से लेस देन आ जाता है, तो हमने देखा था कि हमें लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर ये दोनों काम नहीं होते, ना तो वो लेसर ना वो ग्रेटर, इट्स मीन ये क्या क्या है, ये दोनों पॉइंटर क्या है, सेम है। मीन्स नम्स लेफ्ट प्लस राइट की जो वैल्यू है वो टारगेट के इक्वल आ गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लूप को खुद ब्रेक कर देंगे, हमें वो वैल्यू मिल गई है। अब हम इंडेक्सेस डायरेक्ट लेफ्ट और राइट के नहीं रिटर्न करवा सकते, क्योंकि हम सॉर्टेड एरे पे वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे इसका इंडेक्सेस चेंज हो गए हैं। अगर ये सॉर्टेड होते तो हम डायरेक्ट रिटर्न करवा देते। यहाँ पे आके मैं इन्हीं लेफ्ट और राइट की पोजीशन का लूंगी, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं। तो मैं एक दोबारा से एक कोड लिखूंगी जिसके थ्रू मैं ये करूंगी कि इनके इंडिसेस फाइंड करूंगी ओरिजिनल एरे के अंदर। अभी तो ये सॉर्टेड के अंदर पॉइंट कर रहे हैं ना, ओरिजिनल के अंदर हमने देखा था इनके इंडिसेस चेंज है। तो मैं क्या करूंगी, आंसर की एक एरे बनाऊंगी जिसमें उनके जो हमारे पास इंडिसेस फाइंड करने के बाद उन वैल्यू के जो टारगेट इक्वल आ रही है ओरिजिनल में से मैं स्टोर करवाऊंगी। तो मैं सबसे पहले एक लूप लगाऊंगी, लेंथ ऑफ ओरिजिनल नाम्स की बात करें, हम सॉर्टेड की बात नहीं कर रहे, हमें सॉर्टेड अभी नहीं चाहिए, सॉर्टेड बस जहां तक हमारा काम था। हमें ये देखती हूँ, अगर मेरी ओरिजिनल जो नम्स ऑफ एक एरे है उसकी वैल्यू जो है नम्स ऑफ आई, ये चल रहा होगा इसके ऊपर, ये जो 3 की वैल्यू है, क्या ये हमारा न्यू सॉर्ट की एरे बनी हुई है और उसमें लेफ्ट लोकेशन में जो भी वैल्यू है क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है। इट्स मीन हम ओरिजिनल का इंडेक्सेस फाइंड कर लेंगे उस वैल्यू का। अगर ये इस नम सॉर्टेड के अंदर एल लोकेशन में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो, और नम्स आई लोकेशन पे जो भी वैल्यू, अगर ये दोनों सेम है, इट्स मीन हम आई जो बेसिकली उसका इंडेक्स है, तो हम क्या करेंगे, हमने उसका इंडेक्सेस मीन्स हमने उसका क्या फाइंड कर लिया है, इंडेक्स फाइंड कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, आंसर डॉट अपेंड आई को प्रिंट करवा देंगे। अच्छा, अब दूसरी भी वैल्यू हमें चेक करनी है। अगर लेफ्ट के इक्वल नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे, क्या वो वैल्यू राइट के इक्वल तो नहीं है। हमें दो वैल्यू के इंडेक्सेस फाइंड करने हैं, तो हम ये देखेंगे अगर वो इसके इक्वल है तो आंसर डॉट अपेंड को आई को फिर भी अपेंड करवा दें। हो सकता है वो लेफ्ट इंडेक्स की वैल्यू का तो इंडेक्स ना हो, लेकिन जो सॉर्टेड के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है राइट इंडेक्स की लोकेशन पे, राइट के पॉइंटर की लोकेशन में, हो सकता है वो इस करंट वैल्यू के इक्वल आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हमने इंडेक्स तो फाइंड करना ही है, अगर वो इसका नहीं है तो हो सकता है इसका हो, तो हमने ये दोनों काम चेक करने हैं। लास्ट में हम आंसर को अपेंड करवा रहे हैं।
अब हो सकता है आपको ये चीज ना समझ आई है, लेकिन मैं अभी दोबारा आज से ड्राई रन करती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर ना समझ आ रहा तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे आएगा, पहले हमारे पास नम्स की जो पास हो रही है ना, हमारे पास एक नम्स की एरे पास हो रही है। उसमें जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ना, वो पता है क्या आ रही है? 3 2 4। मैं इनको यहाँ लिख देती हूँ। 2 और 4, ये हमारे पास ओरिजिनल एरे आ गई। जब मैंने इस ओरिजिनल को सॉर्ट करवाया, ये न्यू एरे के अंदर स्टोर होगी, जिसको मैंने नम कैपिटल एस लास्ट में लिख दिया। नम सॉर्टेड न्यूज कैपिटल सी। इसमें अब जो वैल्यू आई है वो कुछ यूं आ गई है। अब ये इस तरह आ गई। अगर हम ये देखें, ये इस तरह आ गई। इसमें ये वैल्यू, इसमें इसमें देखिए 2 का इंडेक्स 1 पे था, यहाँ पे ये 0 पे आ गया। अब ये इस तरह आ गया। अब मैंने जो लेफ्ट पॉइंटर इनिशियलाइज करा उसको मैंने कहा वो 0 लोकेशन पे होगा, और जो राइट का पॉइंटर है वो लेंथ ऑफ नम्स एस। लेंथ ऑफ नम्स कितनी है? 3 है, लेकिन ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है। अगर मैं 3 दूंगी तो यहाँ पे तो कोई 3 का इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करा, तो मैं -1 इसलिए करती हूँ कि ये 2 हो जाएगा। बेसिकली इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर मैं इसको -1 करूंगी तो ये राइट पॉइंटर की इस टाइम वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और लेफ्ट की 0 है। अब लेफ्ट वैल्यू है वो 0 है, राइट वैल्यू क्या 0 लेस देन राइट से है 2 है। ये अंदर आएगा, चेक करेगा। अब हम इसके लिए सॉर्टेड फंक्शन पे काम करेंगे। अभी हम इसको यूज नहीं करें। अब आपने इस सारी के अंदर देखा है, मैं ये देख रही हूँ कि जो नम सॉर्टेड है, नम सॉर्टेड के अंदर लेफ्ट की वैल्यू क्या है? 0। नम सॉर्टेड के 0 लोकेशन पे क्या पड़ी हुई है वैल्यू? 2। हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं। नम सॉर्टेड के L0 लोकेशन पे क्या वैल्यू पड़ी है? 2। और अगर मैं प्लस करूं नम सॉर्टेड राइट इंडेक्स क्या है? 2। नम सॉर्टेड के 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है? 4। 2 + 4। और टारगेट हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? हम इस एग्जांपल के थ्रू सोल्व करें। टारगेट 6 है, तो क्या 2 + 4 टारगेट से बड़ा है? नहीं, ये तो टारगेट के इक्वल आ गया। ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब यही काम हम करेंगे। 2 + 4 क्या टारगेट से छोटा है? नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी। इसका मतलब है अगर ना तो ये बड़ा है ना तो ये छोटा है, इसका मतलब है ये टारगेट के इक्वल है। तो एल्स वाली कंडीशन तब एग्जीक्यूट होगी जब ये इक्वल आ जाएगा। ये जैसे ही यहाँ आएगा ये खुद ही ब्रेक कर देगा, क्योंकि हमें वो वैल्यू मिल गई है जो हमें चाहिए थी टारगेट के इक्वल। तो ये ब्रेक हुआ, ये लूप मैम खुद ही इसमें हमने ब्रेक क्यों किया है? ब्रेक का मतलब क्या तोड़ना हुआ? अच्छा, लूप तो वैसे चलता ही रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी। लेकिन हम लूप से एक सूरत हाल में बाहर निकल सकते हैं। अगर हम ब्रेक लगा दें तो वो पूरे लूप से बाहर निकल आता है, वो दोबारा लूप चेक नहीं करेगा यहाँ पे आ जाए। समझ आई? जी मैम समझ आ गई। तो अब हमें तो वो वैल्यू मिल गई थी ना जो टारगेट के इक्वल थी। तो क्या हम बाकी क्यों पूरी है? अगर हमारे पास 1000 वैल्यू है, हमारा टारगेट पहली 2 वैल्यू पे मिल गया, तो क्या हमें जरूरत है कि हम बाकी 1000 वैल्यू को चेक करें? नहीं, हमें तो सिर्फ उन्हीं के इंडेक्सेस रिटर्न करवाने हैं। तो हम लूप को ब्रेक करवा देते हैं। कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब तक वो सारी वैल्यू मिस्टेक नहीं हो जाती। इस केस में हम ब्रेक करवा देते हैं। अब जैसे मैंने ब्रेक करवा दिया, अब यहाँ तक ये टारगेट के इक्वल था। अब हम ये काम करते हैं। हो, ये सारी वैल्यू अरेज होगी। 1 मिनट, हम दोबारा से लिख लेते हैं। मैं दोबारा से नाम एस बना लेती हूँ। ताकि वो वैल्यू अरेज हो। एक हमने एरे बनाई थी ओरिजिनल की। अच्छा सर, आप सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। अगर आपकी नाम एस में रे हो 3 3 2 4, अब 2 दफा 3 हो, कंडीशन 2 दफा ट्रू होगी। 3 3
3324 3324 और टारगेट क्या है? 6 अच्छा 3324 तो हमारी दो तरह से मिल रही है ना, 3 हाँ हाँ प्लस 3, and 2 3 में भी plus 4 मिल रहा है और 2 प्लस 4 में भी मिल रहा है। उसका जो पहले मिल जाएगा वो वहां से फाइंड करके ब्रेक कर जाएगा। मैम वो फिर पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अच्छा मैम, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में जो है इसमें लिखा हुआ है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। यू मे assume that each input would have exactly one solution। अच्छा उसका मतलब ये भी है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास ना सोल्यूशन एग्जिस्ट करता ही ना हो, मतलब मस्ट है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आपके पास सोल्यूशन आता है तो आप ट्रू रिटर्न कर दो, अगर नहीं आता तो फॉल्स। इसका मतलब है कि आपकी एरे के अंदर सोल्यूशन हर कंडीशन में एग्जिस्ट ही कर रहा है, एक से एक होगा, कम से एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है हमारे पास। जैसे मैम मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरह अभी दूसरे सर ने अभी एग्जाम्पल दी है उसमें हमारे पास दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे थे ना, लेकिन इस हम्म, क्वेश्चन में हमें बताया हुआ कि एक ही सॉल्यूशन होगा उसका। जी एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। अच्छा ये हमने एरे बनाई थी, हमारा जो पॉइंटर जहाँ पे इसकी वैल्यू आई थी तो 2 आई थी, ये 0 थी, हमने ये देख लिया। अच्छा यहाँ तक तो समझ आ गई थी हमने क्यों ब्रेक किया था। देखिए हमारे पास जो हमने फर्स्ट इटरेशन में ब्रेक कर दी कि हमें वैल्यू मिल गई 0 और 2, राइट पॉइंटर की वैल्यू 2 थी और लेफ्ट की 0 थी, ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी, ये भी फॉल्स। ये ब्रेक इसलिए हुआ अगर ये ना ग्रेटर है ना लेस देन, तो इसमें ये इक्वल है, तो ये इक्वल आके ना बाकी कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। यहाँ से वाई निकल आया। अब हम देखते हैं, जब यहाँ से वाई निकल आया, अब देखिए अगर हम लेफ्ट का जो पॉइंट कर रहा है ना सोर्टेड के अंदर, ये वाला जो एरे है ना, ये दोनों कैपिटल लिख दिए, मैं इसको सवाल लिखती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैम अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो वो आर मतलब जो राइट वाला है वो एक वैनिश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू होती है तो राइट वाला क्या हो जाएगा? और मैम खत्म हो जाएगा। राइट वाला क्या खत्म हो जाएगा? मुझे आपकी बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझ, आप मैम पॉइंट पे आपने आके लिखा ना आर माइनस इज इक्वल टू 1, तो ये एक मतलब कम हो जाएगा एक। हाँ इस लोकेशन में है तो एक पिछली लोकेशन पे आ जाएगा। हम ये एग्जांपल करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे पिछली लोकेशन पे आ रहा है, क्योंकि टारगेट बड़ा आ रहा है ना, जैसे आप देख लें 15 टारगेट से बड़ा आ रहा है, 17 आ रहा है, हमें तो 9 चाहिए, तो ये छोटी डेथ, इसका मतलब अगर हम छोटी वैल्यू चाहिए तो हमने राइट को पीछे मूव करना है। ओके मैम समझ आ गई, मतलब कि जो राइट वाला है वो पीछे की तरफ मूव करेगा जी और लेफ्ट वाला आगे की तरफ। जी, ये अपोजिट ठीक। डायरेक्शन की हम पॉइंटर यूज कर रहे हैं ना। अच्छा पहले हम इस क्वेश्चन एग्जांपल को आते हैं तो फिर हम दूसरे पे भी आ जाते हैं। अच्छा अब तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हमारे पास आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास राइट की वैल्यू थी वो बेसिकली क्या थी, टू, टू वैल्यू थी। अच्छा यहाँ से कोड सबको नजर आ रहा होगा, जो राइट ये राइट की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, ये 2 है, और जब हमने 2 वैल्यू कर ली, हमने ब्रेक करवा दिया था, अब हमने यहाँ गया, अगर हम हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर था ना बेसिकली ये 0 लोकेशन पे पॉइंट कर रहा था, ओरिजिनल सॉर्टेड के अंदर जो हमने न्यू बनाई थी, ये हमारी ओरिजिनल है। यहाँ 2 को पॉइंट कर रहा था 0 पे और राइट पॉइंटर हमारे पास 2 पे था, और हमने जैसे मैच किया इन दोनों की वैल्यू का सम 4 + 2 ना तो टारगेट से बड़ा था ना छोटा था, इक्वल था, तो ब्रेक कर दिया। अब आप देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न नहीं करवा सकते, यहाँ पे इसका पॉइंटर जो है 0 और 2 है, जबकि ओरिजिनल के अंदर इंडिसेस 1 और 2 है इन वैल्यू का, और हमने रिटर्न ओरिजिनल वाले करवाने हैं 1 और 2। तो इस वजह से हम एक ऐसा कोड लिखेंगे जिसमें हम इसकी ओरिजिनल वाली एरे के अंदर फाइंड करेंगे। तो यही वजह है कि हमने सॉर्टेड का फंक्शन यूज किया था, सॉर्ट का नहीं। सॉर्ट तो ओरिजिनल के अंदर सॉर्ट कर देता तो ये इंडिसेस चेंज हो जाते थे, इस वजह से हमने एक टेम्पोरेरी आप कह सकते हैं हमने एरे बनाई थी। अब इसका काम खत्म हो गया, जब ये यहाँ से निकल आएगा अब हमारा काम ना ओरिजिनल के साथ है इंडिसेस फाइंड करना। अब मैंने एक लूप चलाया जो इसकी लेंथ तक चलेगा, इसकी लेंथ 3 है,
0 से 1 2 चलेगा। पहली इटरेशन 0 हुई आई की वैल्यू। अब आप हमने आंसर की एरे डिक्लेयर करवाए हैं जिसके अंदर हम जिसे स्टोर करेंगे। अब नम्स ऑफ 0 के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 3 है। नम्स ऑफ 0 के अंदर क्या वैल्यू है? 3 है। नम्स सॉर्टेड के अंदर, अब हमने सॉर्टेड के अंदर हमने लेफ्ट पॉइंटर तो हमें पता था ये 0 है सॉर्टेड के अंदर। नम सॉर्टेड के अंदर 0 लोकेशन पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 2। क्या ये वैल्यू आपस में इक्वल आई? नहीं। ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये हमें पॉइंटर नहीं चाहिए, हमारे ये लोकेशन नहीं है। अब एलिफ पे चेक करेगा। नम्स ऑफ आई क्या है हमारे पास? आई 0 है और जो ओरिजिनल एरे है वो 3 है। और जो राइट की लोकेशन है हमारे पास क्या है? 2 पे है ना। नम्स ऑफ सॉर्टेड राइट के अंदर क्या 3 और 4 आपस में इक्वल है? नहीं। तो यहाँ में वेपर निकला। अब दोबारा चलेगा ये 3 वैल्यू इक्वल है। अब दोबारा चलेगा तो हमारे पास ये वैल्यू 1 हो जाएगी। नम्स ऑफ आई मीन्स 1 लोकेशन में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 2। ये 2 है। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? अब हमने ये 2 is स्टेप equal कर to लिया। ये देखो 2 है। और नम्स ऑफ सॉर्टेड लेफ्ट क्या है हमारे पास? लेफ्ट की 2। वैल्यू हमारे 0 थी जब हम यहाँ पे ब्रेक करके आए थे। तो अब आप हम देखते हैं नम ऑफ सॉर्टेड, ये 0 पे क्या वैल्यू पड़ी है? यहाँ में भी 2। ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। इट्स मीन जो हमारा आई है इस एरे के अंदर इसका इंडिसेस क्या है? 1। आंसर के अंदर मैं क्या अपेंड करवा दूंगी? 1। 1। अब ये दोबारा नहीं होगा। अब ये दोबारा लूप चलेगा और ये आई की वैल्यू 2 होगी। नम्स ऑफ, ये कौन सी नम्स है? ओरिजिनल वाली। 2 लोकेशन पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 4। हम जो 2 स्टेप कर लिए हम उनको रेज कर देते हैं। अब हम देखते हैं इस पे 4 पड़ा हुआ है और सॉर्टेड के अंदर लेफ्ट वाली लोकेशन हमारे पास 0 ही हम ब्रेक करके आए थे, तो वो कभी भी चेंज नहीं होगी। जहां से हम ब्रेक करेंगे वो वही रहेगी। वो लोकेशन है जहाँ पे वो वैल्यू पड़ी हुई है। तो 0 लोकेशन पे एक हमारा टारगेट का इंडेक्स पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे 0 लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है? 2। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी। इफ एलिफ में जब एक कंडीशन फॉल्स होती है तो तब अगली चेक होती है। अब यहाँ पे आएंगी। नम्स ऑफ आई की वैल्यू हमें पता है, आई की वैल्यू 2 है तो नम्स ऑफ 2 इंडिसेस पे 4 वैल्यू पड़ी हुई है। अब हम इसको मैच करेंगे। क्या ये नम्स सॉर्टेड के अंदर आर का इंडिसेस हम क्या छोड़ के आए थे? 2। 2 के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 4। ये दोनों वैल्यू इक्वल है? हाँ इक्वल है। इट्स मीन अगर ये वैल्यू आपस में इक्वल आ गई तो ये जो आई है ये एक्चुअली में इस 4 वैल्यू का ओरिजिनल के अंदर इंडिसेस है और ये 2 है। आंसर के अंदर हमने 1 अपेंड करवाया था, अब 2 करवा दिया। तो और आंसर के एरे को हम लास्ट में, ये हमारे इंडिसेस फाइंड हो गए और हम इसको रिजल्ट को रिटर्न करवा देंगे। मैम ये जो इफ वाली कंडीशन है इसमें दोनों दफा चेक होगा? मैम थोड़ा सा मैं आपको एनोटेट करके दिखाऊं? इफ वाली कौन सी कंडीशन है ये? मैम ये और वाली इसमें पहली कंडीशन फॉल्स हुई थी क्योंकि जो नम्स आई है वो 0 इंडेक्स पे था 3, और जो नम्स लेफ्ट पे है वो 2 4 था, तो 3 इज इक्वल टू 4 के बराबर नहीं है तो नहीं होगा। फिर उसके बाद वो दोबारा देखेगा कि नम्स आई और लेफ्ट पे 3 इज इक्वल टू 3 है। अच्छा, आप इनोटेट कर सकती है, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही ओके है। मैं try करती हूँ। आप इनोटेट करें, यहाँ जी पे जो मैम। भी आ जाए। मैम मैं कहना चाह रही हूँ कि जहाँ यहाँ पर ये आपने कहा कि नम्स आई पे 0 इंडेक्स पे है वो 3 है, और नम्स एस जो सॉर्टेड वाली है उसके इंडेक्स पे लेफ्ट वाला हमने लेना है वो है 4। नहीं तो नहीं, ये लेफ्ट वाला तो दोनों, ये है ना। जी लेफ्ट वाला ये है, ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या ये कंडीशन फॉल्स होगी। उसके ठीक बाद है। फिर दोबारा देखेगा कि यहाँ पर 3 है और इसके इंडेक्स पे 3 ही पड़ा है। इस वाले आप क्या करेंगे, दोबारा कहाँ पे चेक करेगा? इस वाली एयर कंडीशन में आएगा। मैम ऊपर वाली कंडीशन के अंदर ही, इस वाली में हाँ दोबारा ये से 3। चेक करेगा वो। अच्छा, ये 3 और 2 अगर फॉल्स हो गया तो उसके बाद दोबारा से क्या चेक करेगा? मैम इसी कंडीशन को चेक करेगा या नीचे चला जाएगा? नहीं,
आपको पता है जो इफ एलिफ का स्ट्रक्चर होता है, अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो बाकी सारी को छोड़ देता है, अगर जैसे ही ये फॉल्स होगी तो ये एलिफ पे आ जाएगा। तो मैम यहाँ पर जैसे 3 = 3 के बराबर आया था, तो नहीं नहीं, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं चेक करेगा, ये तो हमारा है ही नहीं ना, हमारी बस आई पे वैल्यू क्या है, 0, और लेफ्ट हमें पॉइंटर दिया हुआ, लेफ्ट पॉइंटर क्या है, वो 0 है, और आई की वैल्यू भी, आई की वैल्यू जो है वो 0 इस एरे के अंदर है, यहाँ पे ये 3 है, और लेफ्ट की वैल्यू तो 0 है लेकिन ये इस एरे के अंदर देख रहा है, इसके अंदर 2 पड़ा हुआ है, ये दोनों इक्वल नहीं थी, कंडीशन फॉल्स होगी, ये बाकी हमने तो इसके ऊपर तो लूप तो नहीं लगाया ना, इनर लूप, यहाँ से जैसे कंडीशन फॉल्स हुई ये एलिफ पे आ जाएगा, नम्स ऑफ आई 0 है तो उस पे ओरिजिनल के अंदर 3 पड़ा हुआ है, और जो राइट पॉइंटर अच्छा करेगा क्या, ये राइट पॉइंटर का इंडेक्स हो सकता है लेफ्ट और राइट दोनों का चेक करेगा, राइट पे क्या है 4, तो ये स्टिल इक्वल नहीं था तो ये वापस फिर अगली आइटरेशन शुरू ठीक करेगा। है मैम, मतलब ये दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी, फिर वो दोबारा लूप चलाएगा। हाँ, अच्छा एक अगर ट्रू हो जाती है तो आपको पता है इफ एलिफ में दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है मैम, जो समझ आ हमने लिखी। अच्छा, हम यहाँ तक कि हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन हम एक दफा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अच्छा देखिए, हमने ना बेसिकली ना यहाँ पे ये लगाया है, इसके अंदर हम बेसिकली हमने 2 पॉइंटर्स की अप्रोच लगाई है, आपको समझ आ गई सिर्फ इसके अंदर, तो यहाँ पे ये जब तक लेफ्ट लेसन आ रहा है ये चलता रहेगा, वो बेसिकली एन टाइम्स हम कह सकते हैं उसको चलेगा। हमने बेसिकली ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने जो टारगेट फाइंड किया था वो होगी थी, अगर हमारे पास एरे सॉर्टेड नहीं थी। अब सॉर्टेड की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन लॉग एन होती है, अब क्यों होती है, क्योंकि ना सॉर्टेड जो काम करता है ना बेसिकली, वो ना हाफ ऑफ एरे को डिवाइड करता है, फिर हाफ में डिवाइड करता है, अगर हम एक विजुअलाइजेशन ले रहे हैं, सॉर्टेड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बेसिकली ना आप सॉर्टेड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वो एन लोग एन है। अच्छा हाँ, अगर आप इस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो फिर वापस आते हैं, एन लोग एन प्लस ओ ऑफ एन है, तो बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी एन और लोग इंटू एन बड़ी है, तो हम इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ ऑफ लोग एन होगी सॉर्टेड की वजह से। एक और ये भी है कि यहाँ पे भी हम ओ ऑफ एन टाइम लूप लगा रहे हैं, लेकिन ये जो बेसिकली है ना, ये वाला, ये भी एन टाइम्स है, ये भी एन टाइम है, तो ये ओवरऑल अगर हम प्लस करें ये ओ ऑफ एन टाइम अंदर कंडीशन हमने उसकी देखी है ओ ऑफ 1 है, अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं, एन log एन प्लस एन कॉम्प्लेक्सिटी, फिर दोबारा से एन, तो ये ओवरऑल बड़ी कौन सी है, एन log एन, ये वाली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है, ये तो 2n हो जाएगा प्लस, लेकिन हम सबसे हाई ऑर्डर में देखते हैं जो सबसे ज्यादा, अगर आज इसकी एन लोग एन, और ये हालांकि 2 कंट्रीज की तो एन कम्प्लेक्सिटी जस्ट हमने सोर्ट किया तो इसकी वजह से सोर्ट की जो कम्प्लेक्सिटी होती है एन लोग एन होती है, तो बेसिकली ये हमारे पास ना ओवरऑल जो कम्प्लेक्सिटी होगी एन लोग एन होगी, अगर ये सॉर्टेड होती तो जस्ट हमारे पास हमारे पास इनपुट अगर सॉर्टेड में आ रही होती ना, तो हमें ये काम ना करना पड़ता, सॉर्टेड वाला वो फंक्शन ना यूज करना पड़ता, तो हमारी ये कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन में हो सकती थी। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे ऑफ एंड हुई, हमने जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर करवाया तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी ओवरऑल है ना, वो आंसर में एरे में आपने देखा सिर्फ 2 ही वैल्यू स्टोर होंगी, तो ये भी बेसिकली कांस्टेंट है, हमें फिक्स पता है 2 इंडेक्सेस आएंगे, और ये भी वेरिएबल है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो ओवरऑल है वो ओ ऑफ 1 है। हम ना एक दफा सॉर्टिंग एक ना सॉर्टेड की वैसे डिफरेंट टाइप्स होती है, एक ना ये मर्ज करता जाता है, जैसे हम अगर देखें ना, नहीं ये नहीं, एक ये सॉर्टेड है, एक वो सॉर्टेड होती है बेसिकली ना, वो इनपुट को हाफ में डिवाइड करता जाता है, हाफ एरे को डिवाइड इसमें कर मर्ज देगा। सॉर्ट। हाँ मर्ज सॉर्ट जैसे हम कहते हैं, फिर आखिर में मर्ज करता है, यहाँ पे बेसिकली सॉर्टेड सारे करते हैं, डिफरेंट सॉर्टिंग के एल्गोरिदम है, लेकिन ये हम इसको देख लेते हैं।
अच्छा अगर हम इसको देखें विजुअलाइजेशन, ये देखिए, ये जो हमारे पास एरे है ना, ये एन है, ये हमेशा हाफ अपने स्प्लिट करेगा। जो हाफ में जब हमारे पास एरे स्प्लिट होती है तो हम बेसिकली उससे कहते हैं वो लोग एन में जा रही है, कम हो रही है। जब ये लोग एन में होती जाएगी, ओवरऑल ना ये इनको दोबारा से कंपैरिजन करेगा, तो लोग एन वो हो जाएगी, और जो कंपैरिजन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, एन वैल्यू को वो कंपेयर करके जो सोर्ट कर रहा होता है बेसिकली, वो एन हो जाती है। और जो हाफ अपने डिवाइड कर रहा होता है ना बेसिकली, वो लोग एन हम उसे कहते हैं, एन इंटू लोग एन होती है ना। तो बेसिकली ये जो हाफ अपने डिवाइड होता है ना, कम हो जाते हैं, हम इसको कहते हैं ये लोग एन में चली गई। हम बाइनरी सर्च जब हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा हम किस कैसे एरे को हाफ में डिवाइड करते हैं, तो वो लोग एन में चल जाती है। लेकिन जब ये कंपैरिजन करके दोबारा से मर्ज करता है ना, तो एन वैल्यूज होती हैं, ये बेसिकली एन एन को मर्ज कर रहा होता है, तो एन इंटू ये लोग एन, इस वजह से ना बाइनरी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी लोग एन हो जाती है। एक को स्प्लिट कर रहा होता है, एक कंपैरिजन करके ना उनको बेसिकली वो मर्ज कर रहा होता है एन वैल्यूज को। तो ये डिफरेंट सॉर्टिंग के एल्गोरिथम है, लेकिन ओवरऑल जो सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी है वो लोग एन है। तो इस वजह से ना हमारे क्वेश्चन के अंदर भी ना हमने सॉर्टिंग की है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन थी, जिसकी वजह से हमारे पास ओवरऑल जो आया है ना, उसकी वजह से हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी जो आई एन लॉग एन इंटू ओ ऑफ एन की साथ साथ वो बेसिकली एन लॉग एन होगी। अगर आपके इनपुट एरे सॉर्टेड होती तो हम डायरेक्ट टू पॉइंटर की अप्रोच लगाते तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आती थी, ये सॉर्टेड की वजह से हुई है। लेकिन ओवरऑल जो होगी ना, वो बेसिकली हमारे पास टू पॉइंटर्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन है। हम कुछ स्ट्रिंग पे भी यूज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आज हमने दूसरा क्वेश्चन भी ये सोल्व करना था, इसमें इनपुट एरे ऑलरेडी सॉर्टेड थी, बाकी हम सिर्फ ये वाला कोड लिखेंगे डायरेक्ट, यही सेम कोड है। हम आज टाइम नहीं बचा, आज मैंने करवाना था, लेकिन मैं कल इसको करवा दूंगी। इसमें हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो ओ ऑफ एन हो जाएगी। लेकिन आपको अब समझ आ गया होगा कि कैसे ना हमारी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। यही अप्रोच हमने पहले भी यूज की थी, हमने ब्रूट फोर्स की थी, हमारे पास एन स्केल में आया था। मैम ये एक कोड के अंदर हमें दोनों अप्रोचेस राइट करनी पड़ेंगी, या जो आपने फर्स्ट किया है उसको कर लें या सेकंड वाले को? अच्छा देखिए, अगर आप बिगनर्स कर रहे होते हैं तो वो ऐसे ही कोड कर लेते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन इसकी ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम ज्यादा बेटर रहती है। ये एन स्केयर में जाएगा, ये एन लॉग में जा रहा है, तो एन स्केयर हमेशा बड़ी है कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन से, तो डेफिनेटली ये सोल्यूशन ज्यादा